तो आइए अब इसके हम लोग प्रश्न उत्तर को भी देख लें। प्रश्न उत्तर है, पहला प्रश्न है पाठ से। पाठ से है कि गंगा स्तुति कविता के कवि कौन हैं? तो कविता के कवि कौन हैं? क्या इनका नाम है? इनका नाम क्या है? विद्यापति। तो इस कविता के कवि कौन हैं? विद्यापति हैं। विद्यापति जी हैं, जो संस्कृत के, अवहट के और मैथिल के प्रकांड विद्वान थे। और इन्होंने संस्कृत में कई ग्रंथ लिखे, कई देवताओं की वंदना लिखे, स्तुति लिखे, भजन लिखे, श्रृंगार का भी इन्होंने वर्णन किया अपने पदों में। अवहट में राजाश्रयी कवियों के बारे में, राजाओं के बारे में लिखा, जो इनके आश्रय देने वाले आश्रयदाता राजा थे, उनके बारे में लिखा, पद लिखे। तो इस तरह से यह महाकवि थे विद्यापति। दूसरा प्रश्न है, गंगा के किनारे को छोड़ते समय कवि की आंखों में आंसू क्यों बह रहे थे? है ना? बड़ सुख सार पाउलत व तीरे, छोड़ित निकट नयन बह नीरे। तो कवि को आंखों में आंसू बह रहे थे, आंखों से आंसू गिर रहे थे जब गंगा के किनारे को वह त्याग रहे थे, छोड़ रहे थे। क्यों बह रहे थे? अब बताइए, कोई रोता क्यों है? रोता दो ही स्थिति में, या तो वह दुखी हो या वह अति सुखी हो, बहुत आनंद में हो। दो ही स्थिति में आंखों से आंसू बहते हैं, या तो शोक में हो या हर्ष में हो। तो यहां तो दोनों की स्थिति थी। एक ऐसा है कि उनसे बिछड़ने का जो वियोग है और गंगा के प्रति इनका जो लगाव है, जो श्रद्धा है, वह श्रद्धा से वह वंचित हो रहे थे। इसका बड़ा उन्हें दुख हो रहा था कि मैं गंगा, जो मेरे लिए माँ है, ममतामयी माँ है, जहां मैं आनंद और सुख ही प्राप्त किया, मैं अब उसे छोड़ रहा हूं। तो गंगा के छोड़ने का उन्हें असह्य दुख था। वियोग से वह विह्वल हो गए और उनके आंखों से आंसू बहने लगे। तीसरा प्रश्न है, कवि गंगा से किस अपराध की क्षमा मांगता है? किस अपराध की क्षमा मांगता है? कौन सा अपराध है? याद करिए, मैंने बताया है अभी। तो अपराध यही है कवि का कि वह गंगा स्नान के लिए जब गंगा जल में प्रवेश करते थे, तो उनका जो पांव था, उनके जो पैर थे, वह गंगा जल से स्पर्श कर जाते थे, पवित्र गंगा जल से छू जाते थे। तो यह कवि अपराध मानता है कि मेरे तुच्छ पांव, मेरे अपवित्र पांव पवित्र गंगा जल को स्पर्श किया है, यह अपराध है। तो इसी अपराध की क्षमा कवि गंगा माता से मांगता है। अगला चौथा प्रश्न है, कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो पद है, तो पहला पद है, पहली पंक्ति है कि करब जप तप जोग ध्याने। दूसरी पंक्ति क्या होगी? खाली स्थान है, तो दूसरी पंक्ति में होगा कि जन्म कृतारथ एक ही सनाने। ख में है, पहली पंक्ति खाली है, रिक्त है, और दूसरी पंक्ति है अंतकाल जनु विशरहु मोही। तो पहली पंक्ति में क्या भरा जाएगा? भनई विद्यापति समदो तो ही, और दूसरी पंक्ति में अंतकाल जनु विसरहु मोही, ये लिखा हुआ है। तो इस तरह से इन पंक्तियों को पूरा करना है। आप इसे
एक गृह कार्य के रूप में इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए और इन पंक्तियों को अपने कॉपी पर लिखकर पूरा कर लीजिएगा। पाठ से आगे है, इसके अंतर्गत प्रश्न है। पहला प्रश्न है, इस पाठ का शीर्षक गंगा स्तुति रखा गया है, क्या आप इस शीर्षक से सहमत हैं? यदि हां तो क्यों और नहीं तो क्यों? इस पाठ, इस कविता का शीर्षक क्या है? गंगा स्तुति। तो क्या यह उपयुक्त है? तो यह उपयुक्त है, सही है। इस पाठ का शीर्षक, जो इसमें भाव है, जिस ढंग से गंगा की महिमा का वर्णन किया गया है, गंगा के जिन गुणों का वर्णन, जिन महिमाओं का वर्णन इसमें किया गया है, उस दृष्टि से इस कविता का शीर्षक गंगा स्तुति बिल्कुल सही है। और भी इसके शीर्षक हो सकते हैं, जैसे गंगा वंदना, गंगा प्रार्थना, गंगा की महिमा, गंगा का गौरव गान, गंगा गीत। कई शीर्षक हो सकते हैं, लेकिन सबसे सटीक शीर्षक जो है वह गंगा स्तुति ही है जो सही है। दूसरा है, गंगा के अतिरिक्त अन्य नदियां भी हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं। इन नदियों का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, उल्लेख कीजिए। कई नदियां हैं जो हमारे जीवन में उपयोगी हैं, उनके जल का हम उपयोग करते हैं। तो वह कौन कौन सी नदियां हैं? कुछ नदियों का नाम भी आप लिखेंगे। यह गृह कार्य के रूप में इस प्रश्न को नोट कर लीजिए कि गंगा के अतिरिक्त अन्य नदियां भी हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं। इन नदियों का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, उल्लेख कीजिए। तो कुछ नदियों का नाम मैं आपको सुझाव दे रहा हूं, जैसे यमुना, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा। ये सब ऐसी नदियां हैं जो पवित्र मानी जाती हैं और यह बहुत उपयोगी हैं जीवन के लिए। भारत देश में ये नदियां जीवनदायिनी नदियां हैं। तो इन नदियों के बारे में भी आप ये बताएंगे कि इनका दैनिक जीवन में क्या महत्व है। इसके अतिरिक्त भी कई नदियां हैं, जैसे सोन भी नदी है, बूढ़ी गंडक है। तो और भी बिहार में कई नदियां हैं, बिहार के बाहर की नदियां हैं। तो आपको जो जो स्मरण होगा आप उन नदियों का नाम लिखेंगे। अगला प्रश्न है, व्याकरण का प्रश्न है, व्याकरण पक्ष का है। पर्यायवाची शब्द लिखना है। पर्यायवाची का मतलब कि समान अर्थ वाले अन्य शब्द। तो पावल है, पावल है, पावल। पावल का मतलब क्या होगा? प्राप्त करना। छोड़ित, छोड़ित का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? त्यागना, छोड़ना। समदों, समदों का क्या होगा? समदों का प्रार्थना करना, अनुरोध करना, विनती करना। समाने, समाने मतलब समान, बराबर, बराबर। अगला है पाय। पाय मतलब पैर, पांव। तो इस तरह से ये पर्यायवाची शब्द थे। आप इसे भी नोट कर लेंगे और नोट करके आप बताएंगे मुझे। अब गतिविधि का प्रश्न है,
गंगा के किनारे का किसी एक प्राकृतिक दृश्य का चित्रण कीजिए। गंगा नदी है। गंगा के तट के जो दृश्य होते हैं बड़ा ही मनोहारी होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, मनमोहक होते हैं, मन रम जाता है। ऐसे दृश्यों पर से नजर हटती ही नहीं। तो ऐसे कोई चित्र बनाने हैं तो आप देखिए, ये गंगा नदी है। गंगा नदी के किनारे वृक्ष हैं तट पर। ये लोग गंगा की स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो ऐसा चित्र बना हुआ है। इससे भी अच्छा चित्र आप बनाएंगे, कोई अच्छा दृश्य का जो गंगा नदी के तट पर का हो, तो आप इसे बना लेंगे। दूसरा प्रश्न है, गंगा के किनारे बसे शहरों की सूची बनाइए। इन शहरों में स्थित कल कारखानों से गंगा नदी पर किस प्रकार का दुष्प्रभाव पड़ता है, इस पर अपने सहपाठियों से चर्चा कीजिए एवं लिखिए। गंगा बड़ी नदी है, लंबी नदी है। इसके किनारे भारत के कई महत्वपूर्ण शहर, बड़े बड़े शहर, नगर बसे हुए हैं। उनमें कई नगरों का, शहरों का आप नाम जानते होंगे, जैसे हरिद्वार, कानपुर, ये सब उत्तर प्रदेश के शहर हैं। हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, ये सब उत्तर प्रदेश के बड़ी बड़ी शहर हैं, नगर हैं। बिहार के भी कई शहर हैं जो गंगा के किनारे हैं। पटना, भागलपुर, मुंगेर, बक्सर, बलिया, ये सभी नगर और शहर हैं जो गंगा नदी के किनारे बसे हैं। तो बड़े बड़े शहर गंगा नदी के किनारे बसे, इसके भी भौगोलिक कारण रहे, क्योंकि शहर नदी के किनारे जब बसते हैं तो उन्हें नदी से बहुत लाभ मिलता है, जल मिलता है। नदी के किनारे का जो तट होता है, समतल होता है, वहां पर घर मकान बनाने में और उसके आसपास जो समतल भूमि होती है उस पर खेती करने में, एक शहर से दूसरे शहर में जल मार्ग द्वारा परिवहन करने में, यातायात के साधन के द्वारा एक शहर से दूसरे शहर में माल ढोने, यात्रा करने में भी आसानी होती है। तो ये सब भौगोलिक कारण हैं जिस वजह से नदियों के किनारे बड़े बड़े शहर बस जाते हैं, बसे हुए हैं। तो गंगा नदी के किनारे भी कई बड़े बड़े नगर, बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं। लेकिन इन शहरों के बसने के कारण नदी पर, गंगा नदी पर दुष्प्रभाव भी पड़ा है। गंगा नदी के जल को दूषित होना पड़ा है। उसमें बड़े बड़े शहर के जो नाले हैं, गंदे नाले हैं, वहां लगाए गए कल कारखाने हैं, उनके जो कचरे होते हैं, शहर का जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, वो गंगा नदी में या और भी जो शहर हैं जो दूसरे नदी के किनारे हैं, दूसरे नदियों में। तो ये बहुत आम बात है कि नदियों में शहर का कूड़ा कचरा, गंदा पानी बहा दिया जाता है, तो उससे नदी का जल दूषित होगा। तो गंगा नदी में ऐसे ऐसे बड़े शहरों के द्वारा गंदगी फैलाई गई है, उसके जल को दूषित किया गया है। तो गंगा नदी पर बड़े बड़े शहरों के बसने का दुष्प्रभाव हुआ है। तो अब इस पर आप चर्चा करिए कि किस प्रकार गंगा नदी पर इन बड़े बड़े शहरों के बसने का दुष्प्रभाव पड़ा है। मैंने आपको हिंट्स किया है, मैंने कुछ संकेत किया है। इन पर आप अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए और कुछ लिखिए भी। जो चर्चा हो उस पर उसे अपनी कॉपी पर जरूर लिखिए और यह व्यक्त करिए कि किस तरह से बसे हुए शहरों ने गंगा नदी को दुष्प्रभावित किया है, उसे कलुषित किया है, उसे गंदा किया है। तो बच्चों, ये हम लोग आज गंगा नदी के बारे में पढ़े, समझे। आपको ये कविता जो विद्यापति की है, गंगा स्तुति, आपको अवश्य अच्छा लगा होगा, आपको आनंद मिला होगा। गंगा नदी के पर के जो पद हैं उसे सुनकर, उसे पढ़कर मैं यह आपसे अनुरोध करूंगा
कि ऐसे जो पद हैं जो गाने में आनंद देने वाले हैं, उन पदों को भी आप ढूंढिए, अपनी कॉपी में नोट करिए, याद करिए, गाइए, आनंद लीजिए और भारत से जुड़ी हुई जो अच्छी चीजें हैं उनका आप संकलन करिए, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करिए। तो मैं अब इस पाठ को समाप्त करूंगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। अभी कोरोना पूरी तरह से समाप्त भारत से नहीं हुआ है, अभी भी सावधानी और सजगता बरतने की जरूरत है। आप बिना मतलब के घर से बाहर न निकलें। घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क लगा लीजिए। बाहर से आने पर अपने हाथ को, पैर को, चेहरे को साबुन पानी से अच्छी तरह धोएं। सोशल डिस्टेंस का पालन करें, सामाजिक दूरी का पालन करें। पौष्टिक आहार लीजिए, साफ सुथरा रहिए, स्वच्छता अपनाइए, स्वस्थ आदत विकसित करिए, अच्छा व्यवहार करिए। घर पर पढ़िए लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।